इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थर्ड यूनिट में हम आज एलसीआर सर्किट का अध्ययन कर रहे हैं। हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से परिचित हैं और उस जगह हमने आपको बतलाया था फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है और यदि कुंडली में घेरों की संख्या n हो तो हमने इस समीकरण को n फाई इज इक्वल टू एल आई लिखा था। L सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं n डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। चूँकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, इसलिए हम n डी फाई बाई डी टी को स्मॉल e के रूप में लिख सकते हैं। आप देखिएगा चित्र में मैंने L इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा हुआ है और इसमें कोई एक AC सोर्स लगा रखा है जिसका जो मान है वह E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी है। हमें कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस प्रकार की समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे। तो जो E लगाया गया है वह कितने के बराबर होगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर। E का जो मान है वह E इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसलिए E का मान लिख देते हैं। E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। मैंने ये जो इंटीग्रल ऑफ आई डी टी है यह Q के मान पे रखा है। आप देखिएगा हम I के मान को लिख रहे हैं I इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड differentiation of this with respect to time is equals to di by dt is equals to I0 omega cos of omega t minus theta, and third expression which is integral I dt is equals to minus I0 by omega cos of omega t minus theta। हम इन तीनों मानों को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने इन तीनों मानों को सब्स्टिट्यूट किया है और मानों को जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल आई जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा आर माइनस 1/c आई जीरो बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। Therefore, expression become E0 sin omega t is equals to I0 cos omega t minus theta की टर्म को फिल्टर आउट किया गया तो ये टर्म रह जाती है I0 omega L minus 1 upon omega c, and last term remaining is I0 r sin of omega t minus theta, which I mark as equation number 2. Again, E0 sin of omega t is expressed as E0 sin of omega t minus theta plus theta, and this form is expanded as sin of a plus b sin a cos b plus cos a sin b. We have used this formula and finally we got this equation which is written here. Now यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर 0 हो या पाई बाई 2 हो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मैं इसमें रिजल्ट निकाल रहा हूँ कि यदि ओमेगा टी माइनस थीटा पाई बाई 2 है तो उस समय रिजल्ट आ रहा है ई जीरो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आई जीरो आर, और जब ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर 0 डिग्री है तो इक्वेशन से हमें प्राप्त हो रहा है ई जीरो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई जीरो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। हम इन दोनों रिजल्ट्स को स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर और ऐड करने पर मुझे एक्सप्रेशन मिल रही है ई जीरो इज इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर, एंड impedance that is Z is equals to E0 by I0 angle theta, which is equals to square root of R square plus omega L minus 1 upon omega C square angle theta.
On dividing these two equations, we got tan theta is equals to omega L minus 1 upon omega C of R. Therefore, theta is equals to tangent inverse omega L minus 1 upon omega C R. In expression of impedance, we have used angle theta. ये थीटा जो एंगल है यह मान बतलाएगा कि E और I की कला में कितना डिफरेंस है। जैसे आपको मालूम है, जब रेजिस्टिव है पूरा मामला, अगर परिपथ में लोड रेजिस्टिव है तो उस केस में E और I समान कला में होते हैं। जब यदि इंडक्टेंस है तो हमें मालूम है E का जो मान है I से π/2 से आगे होता है, तो उस केस में मुझे एंगल थीटा को प्लस π/2 लिखना पड़ेगा, जबकि कैपेसिटेंस के केस में यह मान मैं माइनस π/2 लिखूँगा। रीज़न बीइंग कि कैपेसिटेंस के केस में जो I का मान है वह E से π/2 आगे होता है। हम इस LCR परपथ के आधार पर हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, और हम ये जानते हैं कि यदि किसी AC सर्किट में LCR सीरीज़ में जुड़े हों, जैसा कि अभी हमने लगाया है, तो सामान्यतः क्या होता है, परपथ में इन अवयवियों के कारण धारा व वोल्टता के मध्य में एक कलांतर होगा। यह कलांतर परपथ के परिणामी प्रतिघात के कारण होता है। आप जानते हैं और आप देख सकते हैं कि यदि आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से XL यानी जो रिएक्टेंस है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, उसके मान में वृद्धि होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में कमी होगी। यदि आप आरोपित फ्रीक्वेंसी का मान कम कर रहे हैं तो आरोपित फ्रीक्वेंसी का मान कम करने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान में कमी होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में वृद्धि होगी। किसी एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर, किसी एक विशेष आवृत्ति पर ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां पर कि XL और XC के मान समान होंगे, अर्थात ओमेगा L का मान 1/ओमेगा C के बराबर होगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उस केस में जो परिणामी प्रतिघात है उसका जो मान होगा वह मान 0 हो जाएगा, और इस अवस्था में परिपथ में प्रतिबाधा का जो मान है न्यूनतम होगा। प्रतिबाधा जो होगी, प्रतिबाधा का जो मान है वह मान केवल रेजिस्टेंस के कारण होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस जो होगी वो रेजिस्टिव होगी, अर्थात पूर्णतः प्रतिरोधात्मक होगी, जिसमें कि धारा और वोल्टता एक ही कला में होते हैं। इस आवृत्ति पर जिसमें कि अधिकतम धारा प्रवाहित होती है और इस क्षण पर पावर फैक्टर का मान 1 होता है, प्रत्यावर्ती परपथ की इस विशेष अवस्था को हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का नाम देते हैं, और इस प्रकार का जो सर्किट बनता है हम उसको सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। रेजोनेंस वह आवृत्ति जिस पर परपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान बोलेंगे। अतः XL इज इक्वल्स टू XC, देयरफॉर ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, और वी कैन से दैट F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC। अर्थात यदि धारा तथा प्रतिबाधा Z का आवृत्ति के साथ यदि ग्राफ खींचें तो वो जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें आप देख रहे हैं, पहला ग्राफ करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ है, दूसरा ग्राफ इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ है। ये जो रेजोनेंस, ये जो कर्व प्राप्त हो रहे हैं, हम इन कर्व को रेजोनेंस कर्व कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अन्य आवृत्ति पर धारा के मान से अत्यधिक होता है तथा प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इस गुणधर्म के कारण ही इस तरह के जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है हम इनको एक्सेप्टेबल सर्किट कहते हैं, ग्राही परपथ कहते हैं। यदि परपथ में विभिन्न आवृत्ति के इलेक्ट्रिकल सिग्नल आरोपित किए जाएं तो वह सिग्नल जिसकी आवृत्ति परपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर होगी उस पर परिपथ में अधिकतम धारा उत्पन्न होगी, अर्थात परिपथ उस विशेष आवृत्ति के सिग्नल को ग्रहण करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेडियो सिग्नल रिसेप्शन में ऐसा होता है, और इस कारण से हम इस तरह के जो सर्किट्स हैं उनको ग्राही परपथ या एक्सेप्टेबल सर्किट कहते हैं। कल हम इस आर्टिकल में हाफ पावर पॉइंट और क्वालिटी फैक्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।